खुद एलोपैथिक डॉक्टर्स भी अपनी डायबिटीज के लिए, अपनी बीपी की समस्या के लिए, अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए आयुर्वेद को अपना रहे हैं। देखो, कोई सी भी पैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक पैथी हो, चाहे एलोपैथिक पैथी हो, अगर हमें कंप्लीट रिवर्सल चाहिए अपनी प्रॉब्लम का, तो केवल दवाई खाने से किसी भी पैथी से कोई फायदा नहीं होता। नमस्कार, आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं आपके जीवन शैली की। जीवन शैली अर्थात जिस प्रकार से पिछले काफ़ी समय से लोग प्रकृति के प्रति वापस आ रहे हैं, नेचर को प्यार करना सीख रहे हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक जिसे लोग भूलते जा रहे थे, उसके तरफ वापस झुकाव लोगों का बढ़ने लगा है। स्वस्थ रहने के लिए इस भाग दौड़ भरे ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए, एलोपैथी डॉक्टरों से क्यों दूर रहना चाहिए, ये सभी जानकारी आज आपके साथ हम साझा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर चेतन गुप्ता जी आए हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नीरज जी, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जिस प्रकार से पहले, आज से 5 साल पहले, कुल मिला के कोरोना के पहले जी, लोग आयुर्वेद को सोचते थे ऐसे झोला छाप डॉक्टर। यही लोगों के, जब हमको किसी से कहते थे वो डॉक्टर हैं और आयुर्वेद, वो एक तरीके से झोला छाप डॉक्टर माना। कहीं ना कहीं आप ठीक कह रहे हैं इस बात को। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में विश्वास बढ़ा है और कुल मिला के हमारे देश की जो रणनीति है वो भी उसी ओर इशारा कर रहा है। तो और लोगों में भी विश्वास हुआ है कि नहीं, आयुर्वेद ही ऐसा चीज़ है जो आपको अंदर से क्योर करेगा, अंदर से मजबूत बनाएगा, बीमारी को ख़त्म करेगा। और अगर आप एलोपैथी की तरफ गए तो बीमारी धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। दवाई का डोज 1 है तो कल 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा और लास्ट में वो डेड लेके चला जाएगा। नीरज जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज की बात अगर हम करें तो आज पूरा विश्व आयुर्वेद के लोहे को मानता है। जी जी, पूरा विश्व आयुर्वेद को अपना चुका है। देश में भी दिन भर दिन आप ये समझें कि आयुर्वेद निरंतर बढ़ता जा रहा है और अपने साइंटिफिक वैल्यूज को भी मानना पड़ रहा है लोगों को। बिल्कुल, बड़े बड़े डॉक्टर भी वापस आते हैं आयुर्वेद की तरफ। जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं उसको भी मैंने देखा कि 100% आयुर्वेद वाले जो संस्थान हैं कई सारे, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। 100% काम कर रहे हैं। और खुद एलोपैथिक डॉक्टर्स भी अपनी डायबिटीज के लिए, अपनी बीपी की समस्या के लिए, अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए आयुर्वेद को अपना रहे हैं, अपनाते हैं। जो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं एलोपैथी के, बड़े बड़े, चाहे हार्ट एक्सपर्ट हों, किडनी एक्सपर्ट्स हों, किसी भी प्रकार के जो बड़े डॉक्टर हैं, वो जब बीमार पड़ते हैं, आपने सही कहा, जब ये डॉक्टर एलोपैथी वाले बीमार पड़ते हैं तो वो आयुर्वेद वाले के पास जाते हैं। 100% सभी ने अपने पर्सनल हेल्थ कोच रखे हैं, योगाचार्य रखे हैं, जिनसे वो योगा करते हैं। या फिर आपको सुबह पार्क में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स एलोपैथिक मिल जाएंगे। बिल्कुल, पार्क में योगा करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, और जब दवाई की बारी आती है तो वो भी आयुर्वेद का ही शरण लेते हैं। बिल्कुल, वो भी उसी दवाई को अपनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में हम बात करते हैं। आपको वैसे मुझे लगता है 20-25 साल से तो हम लोग मिल ही रहे हैं। 100% 25 साल हो ही गया होगा। आप ये बताएं कि आपने जो पढ़ाई किया कैसे आपको लगा, क्योंकि उस समय तो, उस ज़माने में लोग सोचते थे भाई डॉक्टर बनना है मतलब MBBS करना है। आपको कैसे लगा था कि नहीं, मुझे BAMS करना चाहिए, और आपने कहाँ से कैसे किया? देखो नीरज जी, जब मेरी एक बार मैं अपने पापा के नाना जी जो तिब्बिया कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनसे मिलने गया और मैं 12वीं के एग्ज़ाम देकर, उस समय छुट्टियां चल रही थी, तो वहां मैं उनकी आंखों की दवाई के लिए लाइन लगी हुई थी उनके यहाँ पर। तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ और फिर मैंने मन बनाया। वो आयुर्वेद के डॉक्टर, वो आयुर्वेद के प्रोफेसर थे तिब्बिया कॉलेज करोलबाग। अच्छा। तो वहां जब मैंने अपनी आंखों से देखा, फायदा देखा, तो उसी समय मेरे मन में बैठ गया। फिर मैंने तभी उनसे समझा
कि मैं किस तरीके से कैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता हूँ। अच्छा, हर माँ बाप की भी ये चॉइस होती है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या आईएएस बन जाए। तो फादर ने भी सपोर्ट किया, मदर ने भी सपोर्ट किया, और फिर मैंने बीएएमएस में एडमिशन लिया। कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना स्नातक बीएएमएस आयुर्वेदाचार्य पूरा किया। अच्छा, कानपुर यूनिवर्सिटी हाँ से जी, आपने किया। चलिए, तो डॉक्टर साहब का तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पता नहीं डॉक्टर साहब हैं, और जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि आयुर्वेद डॉक्टर मतलब झोला छाप ज़्यादा लोग समझते हैं। तो बीएएमएस का इन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक किया हुआ है, और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस कर चल रहा है आजकल। जी, पहले तो जो था ही, अभी मुझे लगता है 4-5 क्लिनिक होगा। जी, हमारी दिल्ली में 4 ब्रांचेज हैं। 4 दरियागंज में, बदरपुर, छतरपुर और भजनपुरा। 4 ब्रांच अभी। 4 ब्रांच है। साथ ही हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। बिल्कुल। फरीदाबाद में मेरे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है। हम दवाई आप बनाते हैं? दवाई खुद बनाते हैं अपनी, बिल्कुल जैसे किचन में औरत शुद्धता का ध्यान रखती है, ऐसे ही हम अपनी फैक्ट्री में शुद्धता का 100% ध्यान रखते हैं। सभी तरह की दवाई सभी जो तरह की आयुर्वेद दवाई से बनाते रिलेटेड हैं। है, और जो दवाई बनाते हैं वो खुद भी घर में इस्तेमाल कफ सिरप है या कुछ है तो हमारे बच्चे भी उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कफ सिरप की बात आपने की। अभी पीछे काफ़ी हंगामा भी हुआ था कि कफ सिरप पीने से कई सारे बच्चे बीमार पड़ते थे, और वो मतलब ये भी हो जाता है। तो वो जो कफ सिरप होता है वो आयुर्वेद का होता है या एलोपैथ का होता है, जिससे अभी रिएक्शन हुआ था बच्चों का? देखिए, आयुर्वेद का भी हो सकता है और एलोपैथ का भी हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर लोग तो हर जगह हो सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अपने यहाँ जो आपने बताया कफ सिरप वगैरह बनता है, तो आखिर मतलब किन चीज़ों का वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि उसे पीने से बच्चे बीमार हो जाते हैं या उनको रिएक्शन कर जाता है, कई बच्चों का जान भी चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, हम जो भी इंग्रेडिएंट उसमें मिलाते हैं तो हमें उसकी गुणवत्ता का, साफ सफाई का, फिर हर इंग्रेडिएंट को पहले लैब में टेस्ट करना होता है। उसकी कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा हमें मिलानी है। कुछ महंगे इंग्रेडिएंट भी होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सस्ते के उसमें कम इंग्रेडिएंट जो है वो डालते हैं या फार्मूलेशन को चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह की कई खामियां आती हैं, या ओरिजिनल चीनी में ना पकाकर उसको किसी और तरह के सटीवे वगैरह में बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल मतलब कम लागत लगा के ज्यादा कमाना जो चाहते हैं, उस चक्कर में मुसीबत आ जाती है। और ये सभी फील्ड में होता है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, हर जगह ऐसा ही होता है। तो अभी जिस प्रकार से आपने बताया कि 4 क्लिनिक आपके हैं, तो वहाँ क्या अलग अलग डे आपने फिक्स कर रखा है? अगर हमारे दर्शकों को आपसे मिलना हो, कैसे लोग मिल सकते हैं आपसे? देखो नीरज जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूं, क्योंकि मुझे दवाइयों की गुणवत्ता भी देखनी है। तो मैं तो ऑन अपॉइंटमेंट ही मिलता हूं। लेकिन हमारी 4 ब्रांच पे अलग अलग आयुर्वेदाचार्य सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक उपस्थित अवेलेबल रहते हैं, और जो पूरी तरह से हमारी कंपनी के नॉर्म्स को फॉलो करते, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपसे स्पेशल मिलना चाहें तो उसके लिए अलग से अपॉइंटमेंट लेके ही मिला जा सकता है। आजकल एक आपने भी शायद सुना होगा, डॉक्टर बीआरसी हैं, वो भी यूट्यूब पे, इंटरनेट पे काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और डीआईटी डाइट की बात करते हैं। मतलब कुल मिला के वही नेचुरोपैथी की तरफ कहते हैं कि अगर आप खाना टाइम पे खा लेते हैं, शाम में 7 बजे से खा लेते हैं, तो कई तरह से उन्होंने दावा किया कि कैंसर जैसे बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। तो क्योंकि आप भी आयुर्वेद से आपने स्नातक कर रखा है, तो क्या ये जो बड़े बड़े बीमारी हैं, चाहे जानलेवा बीमारी, एलोपैथी में तो कहते हैं इलाज ही नहीं है, दवाई खाते रहो जब तक बचोगे, चाहे कैंसर हो या एड्स हो और भी कई तरह के जो बीमारी हैं, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में कैंसर जैसी बीमारी का आयुर्वेद में इलाज है, खत्म हो सकता है? जी नीरज जी, आज मैं आपके माध्यम से ना एक बहुत बड़े भ्रम को या मिथ को मिटाना चाहता हूँ। जितना भी हमारा YouTube चैनल है या किसी का भी है या डॉक्टर बीआरसी भी हैं, कोई कुछ भी गलत नहीं बताता, सब कुछ सही बताते हैं। लेकिन वो किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है। दूध है, आपको फायदा करता होगा, लेकिन हो सकता है मुझे नुकसान करता होगा। बादाम है, मतलब हमें अपनी प्रकृति को जानना होता है, अपनी बॉडी को जानना होता है। मोटिवेशन के लिए तो वो सब चीजें ठीक है,
कि हम वहां से मोटिवेट हों और आयुर्वेद को अपनाएं। लेकिन चिकित्सक की देखरेख में हर दवा पे लिखा होता है एक डिस्क्लेमर कि हमें चिकित्सक से सलाह लेकर ही मिलना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोई उपाय गलत नहीं होता किसी का भी, लेकिन वो उपाय आपके लिए सुटेबल है या नहीं, यह डॉक्टर बताएगा। मतलब आपके बॉडी पर ये कौन सा दवाई जो है वो काम करेगा, ये कोई ना कोई एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वही बताएगा। जब आपके बॉडी का जांच करे या आपके बॉडी का वो निगरानी रखे कि आप किस तरह से बने हैं, आपके बॉडी में क्या क्या है, हाँ, तभी वो सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको जो सजेस्ट करेगा वो आप करो, निश्चित फायदा होगा। अच्छा, आपका एक और सवाल था, सॉरी, कि क्या कैंसर से आयुर्वेद में फायदा मिलता है? देखो, कोई सी भी पैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक पैथी हो चाहे एलोपैथिक पैथी हो, अगर हमें कंप्लीट रिवर्सल चाहिए अपनी प्रॉब्लम का, तो केवल दवाई खाने से किसी भी पैथी से कोई फायदा नहीं होता। हमें अपने लाइफस्टाइल को भी सुधारना होता है, परहेज भी करने होते हैं, योग और व्यायाम को भी करना होता है, और साथ ही साथ अपनी मानसिकता को भी अच्छा रखना होता है। बिल्कुल। तब जाके हमें एक कंप्लीट बेनिफिट मिलता है। मतलब आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आप अपने बॉडी को हर तरह से फिट करें, एक्सरसाइज से, व्यायाम से, योगा से, हाँ, और साथ में खान पान से, और जो दवाई है वो प्लस काम करता है। यही चार आयुर्वेद क्यों सबसे बेहतर पैथी है, क्योंकि वो ये चारों आयामों को समझाती है एक साथ में। ये चार स्तंभ हैं उसके, योगा है, प्राणायाम है, आहार है। अच्छा, ये सब आयुर्वेद में बताया जाता है। यही एक कंप्लीट ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या होता है कि सिर्फ बीपी है तो गोली खाएंगे, तो उसमें हम एलोपैथ को दोष नहीं दे सकते। हमें अपनी दिनचर्या को भी सुधारना होगा, अपने खान पान को भी सुधारना होगा, और अपने लिए थोड़ा योगा एक्सरसाइज भी करना होगा, तब हम कंप्लीट ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी आपने बीपी की बात की, तो क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत बीपी हो जाता है, और मैं अक्सर ये फील करता हूँ जब मैं दिल्ली से बाहर रहता हूँ जी। अभी इलेक्शन में मैं बंगाल गया था, या पीछे इलेक्शन में मैं बिहार गया था, तो वहाँ बीपी की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती, भाग दौड़ उतना होता है, सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे सारा काम करना। तो मैंने खुद पे ये फील किया है कि बाहर रहने पे बीपी की जरूरत नहीं होती, बीपी की दवाई का, दिल्ली आते ही फिर शुरू हो जाता है। ये उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम राजधानी में हैं, यहाँ पॉल्यूशन है, भाग दौड़ ज़्यादा है, आगे बढ़ने की होड़ बहुत ज़्यादा है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि हम दिमाग को रिलैक्स नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, वर्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो बहुत से ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण बीपी बढ़ता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे योगा के द्वारा। स्ट्रेस अगर हमारा मैनेज हो जाएगा, कुछ परहेज करेंगे, कुछ अपने आप को काम रखेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हमारा बीपी फिर कंट्रोल हो जाएगा। यही बात है। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं कि अब तक में जो एक कहते हैं कि मैंने ये काम जो किया ये बहुत अच्छा है, मतलब आपने ऐसा कौन से बीमारी को ठीक किया जो वो समझते थे कि अब तो मेरा इसका इलाज हो नहीं सकता, मैं मतलब हार गया हो कोई पेशेंट, और आपके पास आया, आपने उसे क्योर करके, आपने उसे फिर से लाइफ में सेटल करके वापस दिखाया हो? देखो नीरज जी, जैसा आप जानते हैं जी कि हम 1995 से चेतन क्लिनिक का मैं फाउंडर हूँ। जी। और चेतन क्लिनिक में हम अपने सभी रोगियों को निसंतानता का और सेक्स समस्याओं का इलाज करते आ रहे हैं, जिसमें हमने कई ऐसे माइलस्टोन प्राप्त किए कि संतानहीनों को संतान की प्राप्ति हुई, लोगों के परिवार टूटने से बचे, हम उनको अवेयर करते हैं, काउंसलिंग देते हैं। तो ये तो हमारे, इसके लिए तो सब हमें जानते ही जानते हैं। साथ ही हमने अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं आयुर्वेदिक, जैसे डायबिटीज़ की बात करें, पेट की समस्याओं के लिए, ठीक है, तो वो, या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और लोग उन्हें अपना रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जिससे आपने कही निसंतान की, निसंतान को आपने संतान दिलाया, तो ये जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निसंतान होने के कारण अपना जीवन को
शून्य समझ बैठते हैं। जी, और बिल्कुल। कई लोग तो अपना जीवन त्यागने तक को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें अपने परिवार से, सास ससुर में या ख़ानदान में ऐसे ऐसे ताने सुनने मिलते हैं। और अगर आपने ऐसे लोगों को संतान दिलाया है तो वाकई में उनके लिए एक अलग से जीवन दान है, एक नया जीवन दान देने का काम किया, और ये बहुत ही पुण्य का काम है। जब वो हमारे पास कोई गिफ्ट या मिठाई लेके आते हैं तो और आशीर्वाद देते हैं उनके बड़े बुजुर्ग, तो इतना मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि कैसी अनुभूति होती है हमें बिल्कुल एक अलग ही। उसका। हाँ, अभी परसों ही एक मैंने खबर चलाया है कि कोई द्वारका में ग्रेटर कैलाश में आईवीएफ सेंटर है, जिन्होंने द्वारका के मैक्स हॉस्पिटल में शायद उसका वो कराया, डिलीवरी कराया। और वहाँ पे उन्होंने अभी 6 महीने पहले की बात है, उन्होंने एक केस किया है कि उनका बच्चा का डीएनए ना माँ से मिल रहा है और ना बाप से मिल रहा है। आईवीएफ कराया था, दोनों का जुड़वा बच्चा हुआ, एक बच्चे का मिल रहा है, दूसरे का नहीं मिल रहा है। अब उन्होंने केस किया है, हाई कोर्ट में केस किया है, और मीडिया से भी बीच वो गए थे। उन्होंने कहा कि भाई क्या ये आईवीएफ वालों का दिक्कत है या फिर हॉस्पिटल वालों ने बच्चे को बदला। हॉस्पिटल वाला आईवीएफ वाले पे ब्लेम लगा रहे हैं और आईवीएफ वाले जो हैं वो हॉस्पिटल पे ब्लेम लगा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, जो ये जो लोग निसंतान लोग या जिस कारण से भी आईवीएफ की तरफ जाते हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि भारतीय पद्धति में, जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद में ये ताकत है, निसंतान को संतान हो सकता है, तो ऐसे लोग जो आईवीएफ की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, आईवीएफ की क्लिनिकों की बाढ़ आ गई है जी, बहुत ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ मैं इसको लाइफस्टाइल, नासमझी, आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी कपल्स के अंदर, जिसका फायदा आईवीएफ सेंटर को मिलता है, फायदा उठा रहे हैं वो लोग। सीधा सीधा हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना होगा ताकि हमारी आने वाली संतान भी स्वस्थ हो, एक्टिव हो। तो इसलिए हमें तुरंत आईवीएफ या जल्दबाजी जो हमें आदत हो गई है, हमेशा हर काम में शॉर्टकट को ढूंढ लेना, शॉर्टकट, हाँ बिल्कुल, डिसीजन ले लेते हैं बचपन। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़कर अपने आप को सुधार कर स्वयं अपना बच्चा करना चाहिए ताकि ऐसी गलतियां ना हो। रही बात जो हॉस्पिटल में गलतियां हुई हैं या आईवीएफ सेंटर में गलतियां हुई हैं, ये एक ह्यूमन एरर है, इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि भाई क्या होता है, इसमें क्या है। मतलब वो तो जांच का विषय है, लेकिन मेरे सवाल का जो तात्पर्य था वो यही था कि लोगों को आईवीएफ की तरफ जाने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास उसका साधन है। अगर निसंतान को संतान हो सकता है, दवाइयों से हो सकता है, या जैसे आपने कहा कि भाई दोनों दंपत्ति के जो समझदारी है उससे हो सकता है, उनको काउंसिल करके अगर संभव कराया जा सकता है, तो क्यों उस तरफ भागें। पैसे भी बर्बाद होना, लाखों में खर्चा भी जाना है, और जबकि आप जैसे डॉक्टर के पास जाके मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं लेते होंगे आप लोग। बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, सही गाइडेंस भी मिलती है और हजारों चिकित्सक है, एक नेचर का नेचर के द्वारा अपने आप चीज़ें ठीक होती हैं। बिल्कुल। तो ये नेचर से जो माँ बनती औरतें और जो आईवीएफ के थ्रू माँ बनती होंगी, तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता होगा ऐसे बच्चों। बहुत बड़ा मानसिकता का फर्क रहता है, अटैचमेंट का फर्क रहता है, कहीं ना कहीं एक जो चीज़ों को अडॉप्ट करना है उसका बहुत बड़ा अंतर रहता है। तो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि अगर किसी को मतलब ये लगता है कि उन्हें संतान नहीं हो रहा है, तो जल्दबाजी ना करें। एक दो एलोपैथी डॉक्टर से दिखा लिया आपने, उन्होंने आईवीएफ का आपको रिकमेंड कर दिया और आप सीधे चले गए। होता है सही है, क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं भाई एलोपैथी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उनको बताया कि भाई आप में ये कमी है, लड़की में ये कमी है या लड़के में ये कमी है, आप इसको सुधारने के लिए ऐसे ऐसे वहाँ पे चले जाइए, तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। ऐसा डिसीज़न लेने से पहले अपने बुज़ुर्गों से बातचीत करें और आयुर्वेद के डॉक्टरों से संपर्क करें, परामर्श जरूर करें। जैसे कि हमारे डॉक्टर चेतन साहब हैं,
ऐसे ही बहुत हम ये समझते हैं कि अब तो हर शहर में आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल है। मतलब बिल्कुल। डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स वहाँ भी पे हैं। अवेलेबल है, सीनियर डॉक्टर्स भी अवेलेबल। और सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल कम्युनिकेशन का ज़माना है। पहले एक शहर से दूसरे शहर जाने में बहुत टिपिकल होता था। अब तो आप देखते हैं कि आज आप यहाँ हैं, कल कलकत्ता में हैं, मतलब कहीं भी वैसे आना भी जाना पॉसिबल वीडियो है। कॉल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा रिपोर्ट भेजकर लोग हमसे कर्नाटक से, पूना से, महाराष्ट्र से, जगह जगह से कंसल्टेशन बिल्कुल, ले तो सकते हैं बिल्कुल। इजीली, बहुत इजीली। तो ये आजकल कम्युनिकेशन का ये फ़ायदा भी है कि आप वीडियो कॉल से भी ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो, आप सीधा एलोपैथी वाले डॉक्टर से मिलने के बाद कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप आयुर्वेद में ज़रूर एक बार आएँ, नेचर के प्रति एक बार फिर से विश्वास ज़रूर करें अगर आप नहीं करते हैं। और ऐसे डॉक्टर चेतन साहब के जैसे लोगों से ज़रूर मिलें अगर आप निसंतान हैं या कोई ऐसे बड़े बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज आपको एलोपैथी में नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब निसंतान, जो कि बहुत ही मतलब मानवता का काम है, क्योंकि मैंने देखा है कि गांव में कितने लोग संतान के लिए परेशान रहते हैं। इवन वो तो बात की बात है, पहले लड़का लड़की का भी चक्कर होता था, तब तो वो ज़्यादा है नहीं। अब तो लोगों में लड़का लड़की बिल्कुल, इस मामले में तो लोग अवेयर हो गए हैं कि वह लड़का हो जी लड़की जी हो, जी, लेकिन 100% संतान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब कि जिस प्रकार से अभी एक आया था नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी वाला मामला, जी जी आपको जी, याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि उनको डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप लास्ट स्टेज कैंसर हैं और कुछ एक दिन के मेहमान हैं, आप अब घर पे रेस्ट कीजिए, दवाई खाइए और घर पे ये कीजिए। फिर उन्होंने उनको जो भी, हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि हमने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आयुर्वेद का शरण लिया और नीम, हल्दी वगैरह वगैरह को यूज़ किया और फिर हमने चेक कराया तो आज वो नॉर्मल है, उनकी पत्नी भी बिल्कुल फिट है। आप क्या मानते हैं कि जो बड़े बड़े बीमारी के ग्रस्त लोग हैं वो आयुर्वेद में किस प्रकार से आएँ, और वापस वही बात कि क्या आयुर्वेद उन्हें क्योर कर सकता है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है उन्हें? देखो, अगर आपने पूरा इंटरव्यू नवजोत सिंह सिद्धू जी का देखा हो जी जी, तो उसमें वही जो बात आज हमारा इंटरव्यू का मेन मकसद है, फोकस है कि लोगों को चारों चीजें अपनानी पड़ेंगी। चारों चीज़ें, बिल्कुल ठीक है, कुल मिला के अगर हम चारों चीजें अपनाएंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई सी भी स्टेज का कैंसर हो वो भी ठीक होगा, आपकी डायबिटीज भी ठीक होगी, सभी रोग जो भी आपको महसूस हो रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो बड़ी से बड़ी, वो सब 100% रिवर्सल होगी, बशर्ते कि आपकी मनोइच्छा और आपके अंदर परहेज करने की क्षमता, आपके अंदर योगा को अपनाने की क्षमता, आयुर्वेद पे विश्वास करने की क्षमता होनी चाहिए। और जैसा आपने देखा नवजोत सिंह सिद्धू जी के साथ जो हुआ वो उसमें आपके सामने है, सबके सामने। रिजल्ट और खाली एक वही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हाँ, वो तो मतलब फेमस आदमी थे तो उन्होंने अपनी बात मीडिया में रखा और हर कोई जान गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जिन्होंने आयुर्वेद से अपने बीमारी को दूर किया और वो आज स्वस्थ हैं। एक चीज़ और आपने जैसे कि बीच में बताया, निसंतान के साथ में आप सेक्स एक्सपर्ट भी हैं और कई परिवार टूटते टूटते भी आपने बताया। एक चीज़ हमारे समाज में बड़ा अजीब है कि सेक्स पर लोग इस तरह से खुल के बातचीत नहीं करते हैं, और ये वजह भी होता है ख़ास तौर पे मर्दों में कि वो कहाँ दिखाने जाएं, मतलब एक उनके अंदर कमी है, क्या करें नहीं करें, मतलब एक भ्रम की स्थिति पे रहती है। जी बिल्कुल। और ये कारण भी होता है कि अगर कोई मर्द है अपनी पत्नी को ठीक से खुश नहीं रह पाता है तो कब तक वो परिवार चलेगा, कब तक पति पत्नी बन के रहेंगे, या तो वो किसी और के साथ लड़की भाग जाएगी या कोई जी बिल्कुल, ऐसी समस्याएं भी आती हैं। अलग से जो है वो छुप के छुपाते होगा तो कहीं ना कहीं भी परेशानी होगी, आपस में मार पिटाई, लड़ाई झगड़े का हर तरह की निराशा, मायूसी, सब तरह कलह, तो सब जो देखना लोग बात को दबाना चाहते हैं, दबा के रखते हैं, ऐसे लोगों को क्या सलाह आपका रहेगा? चुप्पी तो तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल।
ठीक है, अगर विवाहित जीवन को खुशहाल रखना है तो सबसे पहले चुप्पी तोड़िए। चुप्पी तोड़िए, बताना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, ढूंढना पड़ेगा। तो फिर सही रास्ता ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो हमें तो एक आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट ही चाहिए, तो जरूर मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम फील हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ये आपके अंदर ये कमी है और इस कारण हमारा जीवन खराब हो रहा है, तो उसको मन में रखने के बजाय आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्टर के सामने बात को रखना चाहिए, तभी उसको आप संभाल पाएंगे। और समय रहते ये काम करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा देर कर देंगे तो बहुत देर हो जाएगा, मतलब एक कहते हैं कि ट्रेन छूट जाने वाली बात। पर देखो, सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट आए तो उसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको लौटना चाहिए। कोई भी एज हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी समय हो, तो परामर्श तो कम से कम करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप में से किसी को ऐसी कोई समस्या हो तो उसके लिए भी आप डॉक्टर चेतन क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं। नंबर हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखा देंगे, उस पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं। एक बार हम जब मार्केट में चलते हैं डॉक्टर साहब, तो एक और चीज़ हमें फील करने को मिलता है। हालांकि अब तो बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये चीज़ बड़ा फील करने को मिलता है कि डॉक्टरी का जो पेशा था पहले, जी, डॉक्टरी के पेशे को जैसे भगवान की तरह लोग पूछते थे, डॉक्टर को भगवान मानते थे। आजकल वो बात रही नहीं है, मैं खुल के बोलना चाहूँगा। और लोग इसको बिजनेस नहीं बल्कि एक तरीके से लूट का साधन बना चुके हैं, और ख़ास तौर पर ये एलोपैथ में तो देखने को मिलता है। दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। छोटे शहरों में हम देखते हैं कि लूट का ऐसा साधन है कि आप ये मान लीजिए, छोटा सा अगर आपको बुखार हो जाए, बीमारी हो जाए, आप किसी क्लिनिक में चले जाएं तो आपको 3,000, 4,000, 5,000 से पहले आपकी छुट्टी नहीं होती है। जबकि वो चीज़ दिल्ली जैसे शहर में अगर आप जाएं तो 400-500 रुपये में आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है। ऐसे दूर दराज का, आप जैसे आपने बताया कि हम टेलीपैथी से वीडियो कॉल के ज़रिए भी लोगों का इलाज कर सकते हैं, संभव है। और कोरोना के बाद ये बड़ा अवेयर भी लोग हुए। तो ये जो लूट तंत्र है डॉक्टरों का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसके लिए तो रोगी को खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, हम किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते। अच्छे डॉक्टरों की भी कमी नहीं है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ऐसे एलोपैथिक डॉक्टरों की भी कमी नहीं है जो आज भी भगवान के रूप में कार्य कर रहे हैं या लोगों को जीवन दान देते हैं। जी 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 जी। लेकिन हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, अपने पुराने घर में दादी माँ के नुस्खे हैं, नानी माँ के नुस्खे हैं, बिल्कुल, उनसे भी अगर हम अपने आप को, शहरीकरण से दूर रहेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, परहेज करेंगे, लाइफस्टाइल अपनाएंगे, तो हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों के पास जाने की स्वस्थ रहना बहुत आसान है। ये एक चीज़ और बताएं, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, जो एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, देना तो दवाई ही है। और मरीज से पूछ के कि आपको ये क्या बीमारी है, मरीज ने बताया कि ये दिक्कत है, वो उसको समझ के और दवाई देना है। फिर ऐसे में जो ये बड़े क्लिनिक वाले महंगे टेस्ट लिख देना, ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि टेस्ट तो भी वही बताएगा जो बीमार पेशेंट खुद बता रहा है कि मुझे ये बीमारी है। बिल्कुल। अगर मैं सीधा आपके पास जाऊं कि भाई डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, आप मुझसे पूछेंगे क्या बीमार हो, तो मैं ही तो बताऊंगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, और उसी के हिसाब से आप दवाई देंगे। इसमें टेस्ट की उतनी आवश्यकता क्या है और टेस्ट के पीछे लोग क्यों भागते हैं? देखिए, इसमें नीरज जी दो बातें हैं। जी जी। सबसे पहली तो कि उतना ज़्यादा तजुर्बा डॉक्टरों को कम होना हो गया है। ठीक है, कि वो किसी की नाड़ी परीक्षण कर सके, अपने तजुर्बे के आधार पर बीमारियों का डायग्नोस कर सके। ठीक है, तो एक तो तजुर्बे की कमी है। अच्छा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं हमें टेस्ट की ज़रूरत होती भी है एक्चुअल में।
ताकि हमें एक सही प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके एक सही मात्रा में ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो और कुछ पैसे का खेल है कि उसमें बड़ा बड़ा खर्चा करवा के बड़ी बड़ी कमीशन को प्राप्त करना है। तो तीनों ही बातें हैं इसमें। थोड़ा सा वही बात आ जाती है कि पेशेंट को ही सजग रहना पड़ेगा, अपनी उसकी कितनी बीमारी की गंभीरता है। डॉक्टर साहब क्या सजग रहेगा, वो तो मरता क्या नहीं करता। वो तो होता है बीमार है भाई, उसको ठीक होना है, अब वो चाहे जैसे भी पैसे दे उसे तो देना ही पड़ेगा। बात आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 2 जगह कंसल्ट करेगा, बातों को चीज़ों को समझेगा, शेयर करेगा, तो उसको जरूर कोई ना कोई रास्ता अच्छा मिलेगा। इसमें भी आपने वही बात कही कि भाई चुप्पी तोड़नी होगी, जगह जगह बताना होगा। बिल्कुल। मतलब ये एक मेन पॉइंट है कि भाई हाँ। आपको किसी एक आदमी पे विश्वास करने से अच्छा है कि कई जगह उस बात को रखिए, चुप्पी तोड़िए और हर किसी से सजेशन लीजिए। और देखो, मैं तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। जी जी जी। तो मैं तो चाहूँगा कि आप बीमार ही ना पड़ो। बीमार ही ना पड़ो, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि अगर आप आयुर्वेद के शरण में हैं, नेचुरोपैथ के शरण में हैं, नेचर के साथ हैं, तो आपको एलोपैथी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं तो अपने घरेलू आज से ही नुस्खा आयुर्वेद में अपनाने की कसम बिल्कुल। लेनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। कसम खाएं, आयुर्वेद अपनाएं, लाइफस्टाइल सुधारें, तो बीमारियां आएंगी नहीं। बीमारी आएगी नहीं अगर आपने आयुर्वेद का ये शरण लिया। और अगर आप प्रकृति के पास गए, योगा किया, एक्सरसाइज किया आपने, प्राणायाम किया आपने, खान पान का ध्यान रखा, परहेज रखा, तो आपको एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। सबसे बड़ा फार्मूला। सबसे बड़ा फार्मूला है। अब लास्ट में एक, ये तो बहुत बड़ा फार्मूला दे ही दिया, लास्ट में एक सजेशन हमारे दर्शकों को कि वो स्वस्थ हेल्दी जीवन जीने के लिए अपना दिनचर्या को कैसे बदलें, क्योंकि हो नहीं पाता है। बहुत लोग कहते हैं यार जानते तो हम भी हैं, बोलने से क्या होगा। मैं भी जब किसी से बोलता हूँ तो कहता मुझे पता है, लेकिन करें कैसे। सबसे पहले ना हमें किसी चीज़ की कोई तैयारी नहीं करनी। जी। क्या होता है, जब हमें योगा जाना होता है या हमें रनिंग के लिए जाना होता है या हमें जिम ज्वाइन करना होता है, तो हम तैयारी करना चालू कर देते हैं कि जूते लेंगे, कपड़े लेंगे। पहले हमें शुरुआत करनी है, शुरू करनी है कहीं से। 5 मिनट शुरू करना है, 1 घंटे का टाइम निकालेंगे, जॉब को एडजस्ट करेंगे, वो कभी हो नहीं पाता। वो नहीं हो पाता, बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है, 5 मिनट से शुरू करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, लेकिन शुरुआत करें, मन बनाएं अपना। बिल्कुल। वो 5 मिनट के जब आपको फायदे मिलेंगे, तो वो कब आपको 45 मिनट में या सवा घंटे में बदल जाएंगे, आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। तो स्टार्ट फर्स्ट। स्टार्ट फर्स्ट। जब तक आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी ही नहीं। और आप सोचते रहेंगे कि भाई कल से मैं करूँगा, कल से करूँगा, नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है, भगवान ने आपके लिए हर रोज़ 24 घंटा दिया है, तो शरीर के लिए 24 मिनट ज़रूर निकालें। स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और डॉक्टरों से दूर रहेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद नीरज जी। आपके माध्यम से अगर लोग स्वास्थ्य की राह पकड़ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी यहाँ आने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।